हाँ, तो आइए बच्चों, हम लोग प्रश्नावली सॉल्व कर रहे थे कक्षा 12th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। उसमें से हमने आप लोगों को प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवाए थे, जिसके 2 पार्ट्स थे, और क्वेश्चन नंबर 3, 4 सॉल्व करवा दिए थे। 2 को हम आप लोगों के लिए छोड़ दिए थे, सिंपल था। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो हैं वो भी सिंपल ही हैं, बहुत ज़्यादा का बिल्कुल सिंपल हैं, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 हालांकि ट्राई करेंगे, आप लोग बन जाएंगे, उसके बावजूद भी हम सॉल्व करवा दे रहे हैं इसको, क्योंकि अगर कुछ कॉन्सेप्ट रह गया होगा, आप लोग नहीं पकड़ पाए होंगे, तो इन 3 क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करवा देंगे तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और सारे के क्वेश्चन जो बच्चे हैं वो सब आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करवाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या कहा है कि एक फलन परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो उसी को सिद्ध करना है, जैसे हम पहले से सिद्ध करते आ रहे हैं कि क्या है, ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव अर्थात इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, एक एक की और आच्छादी है, बस वही सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट्स हैं, पार्ट्स 1 और पार्ट 2। तो इसमें से एक पार्ट मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ, दूसरा उसी तरह से कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति में बतलाइए। प्रत्येक स्थिति बतलाइए मतलब कि ये जो दोनों क्वेश्चन दिए हैं, बताइए कि क्या दिए हुए फलन एकाएकी, आच्छादक अथवा वही चीज़, चाहे 1/2 बोलिए, चाहे उसको बाइजेक्टिव बोलिए, क्या है, और अगर है तो अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो फलन परिभाषित है R to R के लिए, F फ्रॉम R to R है। R जो है एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, और फलन की परिभाषा है कि fx इक्वल टू 3 - 4x। ये जो fx इक्वल टू 3 - 4x दिया रहता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यदि यहाँ fx में x की वैल्यू रखें, डोमेन के वैल्यू रखें, डोमेन में जितने अवयव हो उनको रखा जाए, तो जो रिजल्ट मिलेगा, जो फलन की वैल्यू मिलेगी, फलन का मान मिलेगा, वो क्या है? वो हमारा इमेज कहलाएगा। किस एलिमेंट्स का इमेज कहलाएगा? जिस एलिमेंट्स को जहाँ पे हम x का मान रखेंगे, जो मान रखेंगे उसी की जो है क्या है, वो प्रतिबिंब मिलेगी, और प्रतिबिंब जो है रेंज का अवयव होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ पे पहले फिगर से देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उसको कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से लिखना है, उसको देखेंगे। तो फिगर में देखिए, दो सेट्स हैं। समुच्चय R से R के लिए एक फलन परिभाषित किया गया है, या फिर इस तरह से कि R में एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, जो कि रियल नंबर्स हैं, तो उसमें माइनस में भी होंगी, पॉजिटिव में भी होंगी, और पॉइंट में भी होंगी, 1/2, इस तरह अंश और हर में भी होंगी, सारी संख्याएं होंगी रियल नंबर के अंतर्गत, ठीक। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि फलन जो परिभाषित है कि यदि x की वैल्यू, यदि डोमेन की वैल्यू x है, तो कोडोमेन की वैल्यू क्या होगी? 3 - 4x, ठीक। अगर डोमेन में हम कोई एलिमेंट्स x ले रहे हैं, तो कोडोमेन में उसका मान ये होगा। यही फलन जो है परिभाषित किया गया है। तो देखते हैं, यदि हम x की जगह 1 लेते हैं, यदि x की जगह हम 1 लेते हैं, तो कोडोमेन की वैल्यू का में कौन सा अवयव होगा, मतलब हमारा इमेज क्या होगा? तो देखिए, 1 अगर लेंगे तो इमेज हो जाएगा 4 × 4, और 3 में 4 जाएंगे तो क्या होगा? -1। तो 1 जो है
हमारा -1 से फलन दर्शाएगा। एक का इमेज हमारा -1 आ रहा है। उसी तरह से अगर हम 2 लेते हैं तो 2 के लेंगे, अगर हम डोमेन में 2 लेते हैं तो कोडोमेन में क्या आएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 3 में -8 घटाएंगे तो नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी। नेगेटिव में क्या आएगी नेगेटिव 5 आएगी ना, -5 आएगी ना। 8 में अगर 3 घटाएंगे, सॉरी 3 में अगर 8 घटाएंगे तो -5 आएगी, और -5 इस जो ये जो कोडोमेन है उसका अवयव होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे जरूर होगा -5, इसलिए 2 जो है -5 से रिलेटेड हो जाएगा। तो ये तो हो गई पॉजिटिव वाली संख्या है। नेगेटिव भी देख लीजिए, नेगेटिव में -2 है, -1 है, -1 ले लीजिए। अगर डोमेन में -1 एलिमेंट्स लेते हैं तो कोडोमेन में आएगा यहाँ पे 3 -1 इंटू 4 हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, तो ये जो -1 हो जाएगा वो जा करके कहीं ना कहीं यहाँ पे 7 हो जरूर होगा, जिससे जो है जिसका प्रतिबिंब होगा। तो अर्थात हम ये देख रहे हैं कि डोमेन में चाहे जो एलिमेंट्स लें, डोमेन में कोई भी एलिमेंट्स अगर हम ले रहे हैं तो उसका इमेज जो है कोडोमेन में कहीं ना कहीं ज़रूर बनता है। मतलब अगर डोमेन में हम 1 लेते हैं तो कोडोमेन में -1 उसका इमेज -1 मिलेगा, और -1 रियल नंबर में होगा। ठीक, अगर हम डोमेन में कोई एलिमेंट्स 2 ले रहे हैं तो उसकी जो इमेज बनेगी -5, तो -5 ज़रूर कहीं ना कहीं इस रियल नंबर के समुच्चय में कोडोमेन में ज़रूर होगा। ठीक, उसी तरह से -2 लेंगे तो भी 7 होगा। इसलिए डोमेन के हर एक एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब के कोई ना कोई जो इमेज निकल के आ रहा है वो कोडोमेन में ज़रूर होगा, और यूनिक होगा। मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि कोडोमेन के कोई 2 एलिमेंट्स का इमेज सेम हो जाए, ऐसा भी नहीं होगा। जितने भी होंगे सबके यूनिक होंगे, कहीं ना कहीं होगा लेकिन सबका यूनिक होगा। जब यूनिक इमेज दर्शाएगा तो इसका मतलब कि ये फलन क्या है, एक ही है, एक से एक संबंधित हो रहा है। तो ये तो हो गई एक के लिए। अब आच्छादक देखिए, आच्छादक के लिए क्या होता है कि फलन के जो कोडोमेन है, तो कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट्स बचना नहीं चाहिए, अर्थात कोडोमेन्स के हर एक एलिमेंट्स डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट्स का इमेज होना चाहिए। तो ये जाहिर सी बात है कि कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे हम जो है वैल्यू रख करके देख लिए हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं कोडोमेन में, सारे के सारे जो हैं डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट्स का जो है इमेज है। इसलिए ये क्या है, ये आच्छादक भी है, अर्थात ये फलन जो परिभाषित है बाइजेक्टिव है। तो अब इसको, ये तो हो गया हमारा फिगर के माध्यम से इसको सॉल्व करना। अब इसको हम देखते हैं कैसे सेंटेंस में कैसे हम जो है इसको लिखेंगे। एग्जाम में आएगा तो इसको हम किस तरह से प्रूव करेंगे, किस तरह से उसको लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले इसको हम इंजेक्टिव देखेंगे, एक तो एक के लिए क्या करते हैं हम कि कोई 2 एलिमेंट्स लेते हैं, x1 और x2 डोमेन में, और उसका जो इमेज बनेगा fx1 और fx2, इन दोनों को इक्वल करके, और लास्ट में हम ये दिखा देंगे कि जो हमने माना था 2 एलिमेंट्स माने थे डोमेन में x1 और x2, वो भी दोनों सेम आ गए। अर्थात जब इमेज को हम सेम दिखा रहे हैं तो हमारा जो डोमेन में जो एलिमेंट्स लिए थे वो भी सेम आ रहे हैं, बराबर आ रहा है। अर्थात कि इमेज यदि कोई एक होगा तो डोमेन भी उसका एक ही होगा। तो देखिए, ये तो फंक्शन डिफाइन किया गया है। तो हम मान लिए कि x1 और x2 बिलोंग्स टू आर, इस आर में,
प्रांत वाले आर में इस तरह से बिलोंग्स कर रहा है कि f(x1) = f(x2). ठीक, तो जब f(x1) और f(x2) है तो हम जो है ये f(x1) f(x2) क्या है, ये इमेज बन जा रहा है ना, फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा, इमेज बन जाएगी। और ये किसके बराबर होगा, इस फलन में यहाँ पे हम जो है x1 और x2 की वैल्यू लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 - 4x1 और 3 - 4x2। तो अब इसको करेंगे माइनस, ये 3 कैंसिल दोनों पक्ष में है, बचेगा -4x1 और -4x2। यहाँ पे -4 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा x1 = x2। अर्थात हमने डोमेन में कोई दो एलिमेंट्स लेके चले थे, डिफरेंट एलिमेंट्स मान के चले थे, जिनका कि रेंज को हम इक्वल कर दिए थे। बट हम उसको सॉल्व करते हैं तो हम पाते हैं कि दोनों जो हम अलग अलग मान के चले थे x1 और x2, जिनकी एक इमेज हम दिखाना चाहते थे, एक इमेज है या f(x1) और f(x2) बराबर हो जा रहे हैं, तो वो अलग अलग नहीं हैं, दोनों सेम हैं, दोनों बराबर हैं। अर्थात यदि कोडोमेन में कोई एलिमेंट्स है, अकेला है, हाँ, अर्थात दो इमेज अगर बराबर हो जा रहे हैं तो उसका जो डोमेन में जो प्री इमेज है वो भी बराबर हो जा रही है, अर्थात 1 हो जाएगा। ठीक, इसलिए अब क्या है, एक ही है। अब एक ही के बाद अब इसको सिद्ध करते हैं कि ये आच्छादक है। तो आच्छादक के लिए हम अभी वैल्यू रख कर के दिखाया कि ये आच्छादक है, तो इसको हम जो है सेंटेंस में इसको किस तरह से लिखेंगे इसको देखते हैं। मानते हैं यहाँ पे कोई एक एलिमेंट्स कोडोमेन में माना जाता है। एक ही सिद्ध करने के लिए हम डोमेन में दो एलिमेंट्स मान करके सिद्ध करते हैं, और आच्छादक सिद्ध करने के लिए, आंटू सिद्ध करने के लिए हम कोडोमेन में कोई एक एलिमेंट्स y इस तरह से ले लेते हैं कि y जो है, जो दिया गया फलन है उसका प्रतिबिंब है, इमेज है, और दिए गए फलन की इमेज y को इक्वल करके हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, और उस x की वैल्यू के लिए हम फिर जो है फंक्शन का मान निकाल करके सिद्ध कर देते हैं कि ये फंक्शन क्या है, इस फंक्शन का जो इमेज आ रहा है वो y ही है। ठीक, देखिए कैसे करते हैं। मान लेते हैं कि y बिलोंग्स टू r, और r जो है प्रांत वाले का नहीं, सह प्रांत वाले का एलिमेंट्स है, अर्थात y बिलोंग टू सह प्रांत r, यहाँ पे y है। ठीक, तो यदि f(x) = y, f(x) जो हम माने हैं वो क्या है, इमेज मानेंगे ना, तो यदि हम, और f(x) भी इमेज ही होता है, फंक्शन की वैल्यू जो आती है वो भी तो इमेज ही होती है। तो f(x) और y, अर्थात जो x के जो डोमेन के किसी एलिमेंट की जो इमेज है वो जो हम माने हैं y उसके बराबर है यदि, तो f(x) का मान क्या है 3 - 4x, अर्थात 4x को इधर पक्षांतर कर देंगे, y को इधर पक्षांतर करेंगे, तो क्या आएगा 4x = 3 - y। और यहाँ से हम x का वैल्यू निकालते हैं, x का मान निकालते हैं, तो x बराबर 3 - y/4, 4 को नीचे चला जाएगा ना, तो x = 3 - y/4। और ये जो है, ये जो x की वैल्यू निकल के आ रही है, चूँकि x डोमेन का एलिमेंट्स है, तो x का जो वैल्यू निकल के आ रही है वो भी तो डोमेन का ही होगा, अर्थात ये भी जो है डोमेन में होगा, 3 - y/4 डोमेन में होगा। अब देखिए, अब x के इसी मान को हम फलन f(x) = 3 - 4x में रख देंगे। तो जब रखेंगे यहाँ पे ये x = 3 - y/4 के लिए फलन का मान, अर्थात इसको जो है x के स्थान पे रख देंगे, तो जो फलन का मान आएगा वो y आ जाना चाहिए। अगर y आ जाता है तो फिर हम मान जाएंगे कि y के लिए डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मान y है। ठीक, तो वही चीज़ f का मान निकाल लीजिए, इसको हम रखेंगे तो क्या आएगा f 3 - y/4 = 3 - 4 × 3 - y/4। ठीक, x के स्थान पे हम जो है
ये रख दिए, x के मान को रख दिए, अर्थात अब इसको काटेंगे, काट पीट देंगे, कट जाएगा, बचेगा 3 माइनस वाई अर्थात 3 माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस वाई, 3 घट जाएगा, बचा सिर्फ 5, अर्थात x के इस मान के लिए फलन का मान जो निकल के आ रहा है वो y आ रहा है। इसका मतलब कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, अर्थात ये वाला r, अर्थात फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, मतलब कोडोमेन R के सभी y के लिए, कोडोमेन R के सभी अवयव y के लिए, सभी अवयव y के लिए, जितने भी अवयव हैं सभी अवयव के लिए देयर एग्जिस्ट 3 माइनस वाई अपॉन 4 इन R, जो है प्रांत। रियल नंबर जो कोडोमेन है उसके सभी y के लिए डोमेन R में एक अवयव और जिसका मान है 3 माइनस वाई अपॉन 4 ऐसा जरूर उपस्थित है कि अगर हम उस मान पे, डोमेन के उस मान पर अगर हम f का मान निकालें तो वो y आ जा रहा है, ठीक। और यही हमें सिद्ध करना है। ये अगर सिद्ध हो गया तो मतलब क्या है, फलन आच्छादक है, अर्थात f क्या है, आच्छादक है। और जब फलन इंजेक्टिव भी है, आच्छादक मतलब सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, इसका मतलब फलन क्या है, बाइजेक्टिव है, ठीक। इसलिए हम प्रूव कर दिए कि फलन क्या है, बाइजेक्टिव। अब इसका जो सेकंड वाला पार्ट है ये इसको हम चाहते हैं कि आप लोग अपने से सॉल्व करिए, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि ये जो है फलन एकाएकी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एकाएकी इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पे जो x स्क्वायर की वैल्यू आ जा रही है, तो x स्क्वायर की जब वैल्यू निकालेंगे आप, तो यहाँ पे अगर x के लिए 1 2 3 4 मानेंगे या माइनस में, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए जब आप सेट्स में अगर वैल्यू इस तरह से देखेंगे -1 -2 0 1 2 और इधर भी -1 -2 0 1 2 इधर भी आएगा, तो यहाँ x स्क्वायर है तो x स्क्वायर अगर यहाँ -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 1 आएगा, -1 का स्क्वायर भी 1 आएगा और 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा। इसी तरह से -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा और 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा। तो फिर इसका मतलब ये एकाएकी नहीं होगा, ये माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से कोशिश कीजिए, आप सॉल्व करिए इसको, ठीक। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं प्रश्नावली 1.2 के, तो एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय पे कोई फलन परिभाषित था, उससे जो है हम उसको सिद्ध करते थे कि ये क्या है, 1 1 है कि -1 है या फिर ऑन टू है या इनटू है, कुछ भी है हम सिद्ध करते थे। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इसमें कह रहा है कि मान लीजिए कि A तथा B दो समुच्चय हैं, तो सिद्ध कीजिए कि A B का कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इससे और इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के व्युत्क्रम B क्रॉस A इससे, इन दोनों के बीच फलन परिभाषित हो गया, ठीक। अभी तक तो एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में फलन परिभाषित था, उसको हम पढ़ रहे थे। यहाँ पे एक कार्तीय गुणन से दूसरे कार्तीय गुणन में संबंध परिभाषित है फलन, तो उसको हम सिद्ध करेंगे कि ये क्या है, बाइजेक्टिव है कि नहीं है, ठीक। तो ये एक दूसरे टाइप का है, तो इसको भी सॉल्व करना सीख जाएंगे आप। देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे फलन परिभाषित किया गया है कि f फ्रॉम A क्रॉस B टू B क्रॉस A इस प्रकार है कि जो A क्रॉस B वाला सेट है, पहला वाला जो डोमेन है, तो डोमेन के अवयव जो हैं, चूँकि
ये कार्तीय गुणन है तो इसका मतलब इसके अवयव हमेशा क्या होंगे, ऑर्डर पेयर में होंगे, क्रमित युग्म में। तो जो डोमेन का क्रमित युग्म है तो उसके क्रम को अगर इन्वर्स कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो जो है उसका इमेज बन जाएगा। अर्थात डोमेन का अवयव ए बी जो है, ए बी को डोमेन के अवयव बी ए से क्या होगा, फलन दर्शाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सिद्ध करेंगे। इसके लिए पहले जो है हम मैप के थ्रू और इस फिगर के माध्यम से समझा देते हैं। तो इसके लिए मान लीजिए कि माना समुच्चय ए, कुछ भी मान लीजिए, हम 1 2 3 माने हैं, आप 1 2 3 4 मान लीजिए, ए बी सी मान लीजिए, कुछ भी मानिए। ठीक, तो कम एलिमेंट्स मानेंगे तो सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा कार्तीय गुणन नहीं बनेंगे। ठीक, तो इसलिए हम मान लिए कि माना समुच्चय ए बराबर 1 2 3 है और बी बराबर 4 5 6 है। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू निकाल लीजिए। ए क्रॉस बी में क्या आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 1 6, 1 4 1 5 1 6, फिर 2 4 2 5 2 6, फिर 3 4 3 5 3 6। ठीक, ये आ गए इसमें ए क्रॉस बी में। और बी क्रॉस ए में क्या आएगा, बी क्रॉस ए में जो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स हैं वो उन्हीं के सारे रिवर्स ऑर्डर आ जाएंगे, रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा और रहेंगे सेम पूरे वही। ठीक, तो जो फलन परिभाषित है कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए के लिए, तो चेक कीजिए कि क्या ये 1 1 है या फिर ऑन टू है। आइए देखते हैं। यहाँ पे जो डोमेन वाले अवयव हैं ये, और जो को डोमेन वाले अवयव हैं ये, दोनों को चेक कीजिए और देखिए कि यहाँ पे जब 1 4 है तो 1 4 जो है के लिए को डोमेन में 4 1 होना चाहिए था, क्योंकि फलन ही इस तरह से परिभाषित है कि f अगर ए बी होगा तो उसका मान बी ए आना चाहिए। ठीक, तो 1 4 है तो इसमें देखिए 1 4 ही अवेलेबल है। 1 5 है तो 1 5 का इमेज जो है 5 1 है। 1 6 है तो इसका भी इमेज 6 1 है। 2 4 है तो 4 2 है। 2 5 है तो 5 2 है। 2 6 है तो 6 2 है। 3 4 है तो 4 3 है। 3 5 है तो 5 3 है। 3 6 है तो 6 3 है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि फलन के जो फंक्शन दिया गया है, मैपिंग दी गई, प्रतिचित्रण है, इसके डोमेन के हर एक एलिमेंट्स के लिए को डोमेन में क्या है, हर एक एलिमेंट्स के लिए को डोमेन में एक जो है एक यूनिक इमेज मिल रहा है हमको। और जब एक यूनिक इमेज मिलने लग जाए तो हम क्या कहते हैं कि फलन क्या है, इनटू है, ओ सॉरी 1 1 है। ठीक, तो यहाँ पे ये फलन क्या हो गया, 1 1 हो गया, अर्थात एक एक ही हो गया। ठीक, और जब एक एक ही है तो इसको आच्छादक सिद्ध करने में सिद्ध कीजिए। देखिए आच्छादक के लिए हमें क्या देखना होता है कि जो कोडोमेन y के एलिमेंट्स हैं उन सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए डोमेन में एक पूर्व प्रतिबिंब या प्री इमेज मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मिल रहा है सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए पूर्व प्रतिबिंब प्री इमेज जो है डोमेन में उपस्थित हैं। इसका मतलब क्या है, ये आच्छादक है। तो आइए फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये चीज़ तो हम यहाँ पे लिखे हैं इसको आप लोगों को समझाने के लिए। तो इसको हम आगे कैसे लिखेंगे, इस तरह से कि फंक्शन दिया गया है या फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस, और ये जो है इसको परिभाषित किया गया है कि कोई एलिमेंट्स अगर हम रखें, कोई क्रमित युग्म रखेंगे फलन में, तो उसका मान जो निकल के आएगा, उसका इमेज जो निकल के आएगा उसी का रिवर्स हो जाएगा। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि माना क्या मानेंगे, जैसे पहले मानते आ रहे थे कि डोमेन में हम 2 एलिमेंट्स मान लेते थे और उनके इमेज को इक्वल करके हम ये प्रूव कर देते थे कि ये दोनों एलिमेंट्स जो हम मान के चल रहे हैं डोमेन में, वो दोनों अलग अलग ना हैं, एक ही हैं।
वही चीज़ यहाँ पे सिद्ध करना है। यहाँ पे दो हम ऑर्डर पेयर मान लेंगे, वहाँ पे दो एलिमेंट्स मानते थे, यहाँ हम दो क्रमित युग्म मान लेंगे। तो दोनों क्रमित युग्म को लेकर के सॉल्व करेंगे और सिद्ध कर देंगे कि दोनों क्रमित अलग अलग ना हैं बल्कि एक ही हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे A1 B1 और A2 B2 दो जो है क्रमित युग्म हम मान के चल रहे हैं कि A क्रॉस B में, अर्थात ये क्या है, A क्रॉस B डोमेन है, प्रांत है। प्रांत में दो एलिमेंट्स हैं जिनके लिए इनका अगर हम इमेज निकालते हैं, फंक्शन का मान निकालते हैं, अर्थात F(A1 B1) = F(A2 B2) हम निकालते हैं, तो हम पाते क्या हैं कि इसका मान जब निकालेंगे तो इसके ऑर्डर फिर चेंज हो जाएंगे। बस तो वही चेंज कर दिया, A1 B1 है तो B1 A1 कर दिया, इधर A2 B2 है तो B2 A2 कर दिया। ठीक, अब देखिए अब जब ये हमने सॉल्व कर लिया तो अब आप पढ़े होंगे, कार्तिक गुणन जब पढ़ रहे होंगे क्लास 11th में जब पढ़े थे, तो वहाँ पे दिया था कि दो क्रमित युग्म अगर आपस में बराबर हैं, अगर दो क्रमित युग्म आपस में बराबर हैं, इसका मतलब दोनों क्रमित युग्म के जो पहला अवयव हैं वो आपस में बराबर होंगे और जो दूसरे अवयव हैं वो आपस में बराबर होंगे। अर्थात यहाँ पे दोनों क्रमित युग्म बराबर हैं, इसका मतलब है कि B1 जो है B2 के बराबर होगा और A1 A2 के बराबर होगा। कर दीजिए आप भी, B1 = B2, A1 = A2। तो जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए, इसका मतलब कि जो हम अलग अलग एलिमेंट्स लेके चले थे, तो यहाँ पे हम A1 की जगह A2 लिख दीजिए, A1 की जगह A2 लिख दीजिए, B1 की जगह B2 लिख दीजिए। जब इसको लिख देंगे तो ये भी तो यही बन गया, अर्थात ये दोनों एलिमेंट्स जो हम क्रम ऑर्डर पेयर मान के चल रहे थे वो दोनों सेम हो गए। ठीक, और हम यही लाना चाहते थे, अर्थात A1 B1 की वैल्यू हम A1 B1 में रखने पर आ जाएंगे A2 B2 = A2 B2। यहाँ पे A1 B1 की वैल्यू रख देंगे तो दोनों बराबर नहीं मिल जाएगा, तो ये जो दो हैं बराबर हो गए, और बस जब बराबर हो गया तो मेरा काम बन गया भाई, ये दोनों ये फलन जो है एकाकी प्रूफ हो गया, इसलिए अब क्या है, एकाकी है। तो ये तो रहा एकाकी के लिए। अब आइए देखते हैं आच्छादक के लिए, आंटू के लिए, या फिर कह सकते हैं कि सर्जेक्टिव के लिए। ठीक, अब क्या कीजिए कि मान लीजिए सर्जेक्टिव के लिए क्या करते हैं, आंटू सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं कि कोडोमेन में एक अवयव मान के चलते थे कि y बिलोंग्स टू कोडोमेन, और जो है उसको हम सिद्ध कर देते थे कि y के लिए डोमेन में एक अवयव ऐसा है जरूर कि जिसका अगर हम फलन निकालें, फलन का मान निकालें या इमेज निकालें तो वो जो है y के बराबर हो जाता है। बस यही चीज़ यहाँ पे सिद्ध करना है। हम ये मान के चल रहे हैं कि y1 और y2 बिलोंग्स टू B क्रॉस A, और B क्रॉस A क्या है, कोडोमेन है, कोडोमेन है। ठीक, अर्थात y1 माइनस y1 और y2 ऑर्डर पेयर जो बन रहा है वो कोडोमेन B क्रॉस A का अवयव है। तो जब अवयव है तो क्या होगा, तो ये क्या होगा, ये जो फलन A, B है, ये भी तो A, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो है ये पूरा का पूरा ये क्या है, A, B क्या है, अब अवयव जो AB है, AB किसका अवयव है, AB डोमेन का अवयव है, डोमेन के अवयव AB का ये पूरा का पूरा क्या है, इमेज ना है। ठीक, तो ये इमेज हम जो है ये जो मान के चल रहे हैं y1 y2 इसके बराबर हो गया। इतना हम कर दिए, तो करने के बाद हम जो है A1 A2 की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए अगर ये है तो इसका मतलब F लगा हुआ है, जब F हटाएंगे अर्थात इसका A1 A2 B1 A B का वैल्यू निकालेंगे तो इसका ऑर्डर पेयर चेंज हो जाएंगे, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, B A हो जाएगा, B A = y1, y2 होगा। अर्थात ये अगर इस तरह से हो गया ए बी, या फिर इसको आप ऑर्डर चेंज कर लीजिए, बी ए है तो आप ऑर्डर चेंज कर लीजिए, ए बी कर लीजिए, तो ए बी इधर ऑर्डर चेंज करेंगे तो इधर भी ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ए बी =
y2 कामा y1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे भी दोनों क्रमित युग्म बराबर हो रहे हैं, अर्थात a जो है y2 के बराबर y1 के बराबर हो जाएगा, b y2 के बराबर हो जाएगा। a y2 a इक्वल टू y2 b इक्वल टू y1। ठीक, इस तरह से। ठीक, इक्वल हो, इसलिए जब ये इक्वल हो गए अर्थात ये दोनों इक्वल हो गए, अर्थात f जो है y2 माइनस y2 कामा y1। देखिए इक्वल हो गए, तो देखिए यहाँ पे a b जो ऑर्डर्ड पेयर है इसकी वैल्यू हम निकाल लिए ये है। ठीक, और ये a b किस में बिलोंग्स कर रहा है, a क्रॉस b में, डोमेन में। a क्रॉस b का अवयव है ना ए बी, हम मान के चले हैं। जब a क्रॉस b की वैल्यू हम इतना निकाल लिए तो यहाँ पे इस जगह एक a कामा b की जो है वैल्यू हम लिख देंगे, अर्थात f ये, और a b के स्थान पर इसको लिख दीजिए y2 कामा y1, और इधर ये पड़ा रहने दीजिए। तो अब देखिए हम तो मान के चले थे कोडोमेन में ये अवयव, तो हम ये पा गए कि डोमेन में भी इस तरह का कोई अवयव जरूर है जिसकी अगर हम फलन की वैल्यू निकालें, इमेज निकालें, तो इसके बराबर हो जा रहा है। अर्थात फॉर एवरी y1 y2 बिलोंग्स टू b क्रॉस a, फॉर एवरी y1 और y2 बिलोंग्स टू b क्रॉस a, अर्थात कोडोमेन में जो एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स y1 y2 के लिए, सभी एलिमेंट्स जो क्रमित युग्म हैं उनके लिए देयर एग्जिस्ट y2 और y1, उनके लिए जो डोमेन है a क्रॉस b उसमें एक अवयव इस तरह से जरूर उपस्थित है कि जिसकी अगर फलन वैल्यू निकाला जाए तो वो इसके इक्वल हो जाए, और जब इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, आच्छादक होगा, इसलिए फलन जो है आच्छादक है। ठीक, और जब फलन आच्छादक है और क्या था, एक ही था, इसका मतलब फलन क्या है, बाइजेक्टिव है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बड़ा है, काफ़ी कठिन होगा। ये फलन दिया है, इसके बाद इस तरह से परिभाषित किया गया है, ये इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, इसका मतलब लग रहा है यार ये तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होगा, काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, समझ में नहीं आएगा। बट ऐसा नहीं है, ये अलग अलग कर दिया है, ये आपको समझा दिया है, बाकी है बहुत ही सिंपल, बहुत सिंपल है। आइए देखते हैं इसको। देखिए कह रहा है कि मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n, मान लीजिए समस्त n बिलोंग्स टू, अर्थात नेचुरल नंबर के लिए है, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या। कह रहा है कि सभी प्राकृत संख्याओं के लिए फंक्शन परिभाषित किया गया है इस तरह से कि फंक्शन की वैल्यू होगी, फंक्शन की वैल्यू अर्थात फंक्शन का इमेज होगा वो n+1/2 होगा यदि n विषम है। अगर प्राकृत संख्याओं में दो तरह की संख्याएं होती हैं, या तो फिर सम होंगे या विषम होंगे, क्योंकि 1 से स्टार्ट होती हैं इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, तो वो या तो इवन होंगी या फिर आड होंगी, दो ही तरह के होंगे। तो कह रहा है कि यदि आड होगी, यदि संख्याएं अगर डोमेन में जो संख्या होगी, कह रहा है कि डोमेन की संख्याएं जितनी भी विषम संख्याएं हैं उन सब के लिए फलन का मान ये होगा, और जितने भी सम संख्याएं हैं उन सब के लिए फलन का मान ये होगा। दोनों संख्याओं के लिए फलन की वैल्यू जो है, तो अब देखिए यहाँ पे अलग अलग कर दिया ना, बस। तो आइए इसको पहले हम देख लेते हैं इमेज के माध्यम से, इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
ये चीज़। एक सेट लीजिए n और दूसरा सेट है n जो है उसको हमें देखना है, ठीक, कि क्या फलन के 1 1 है या फिर ऑन टू है या नहीं। देखिए जो डोमेन है उसका एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 इस तरह से हैं और कोडोमेन के एलिमेंट्स ये हैं, ठीक, ढेर सारे। तो अब आप देखिए जो कह रहा है कि अगर n विषम है, अर्थात अगर हम 1 3 5 7 लेते हैं, इस तरह से विषम संख्याएं लेते हैं, तो जो फलन का इमेज आएगा वो ये आएगा, एक जोड़ के 2 से भाग देंगे तो आएगा, ठीक। और अगर n सम है, अर्थात 2 4 6 8 इस तरह से आता है, अगर है सम है तो उसकी वैल्यू हम डायरेक्ट 2 से भाग दे देंगे तो आएगी इमेज, ठीक। तो आइए देखते हैं। अगर हम विषम ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, तो 1 ले रहे हैं तो फलन का मान आ जाएगा, इमेज आएगी 1 आएगा, क्योंकि 1 + 1/2 = 2/2 = 1। तो एक जो है एक का इमेज 1 हो गया, ठीक। अब कह रहा है कि अगर n सम है, अर्थात अगर 2 है तो 2 के लेके देखिए तो जस्ट 2/2 हो जाएगा, अर्थात 1। तो इसकी भी इमेज आ गई 1, ठीक ठीक। 3 को चेक कीजिए। अगर कह रहा है कि 3 क्या है, विषम है, और जब 3 विषम है तो वैल्यू जो आएगा, इसका इमेज जो आएगा 3 + 1/2 आएगा, अर्थात 3 + 1 = 4 4/2 4/2 मतलब 2। तो 3 जो है का इमेज 2 हो गया। और फिर कह रहा है कि n अगर सम है, अर्थात 4 को जब लेंगे तो डायरेक्ट 4/2 हो जाएगा। तो 4/2 ले लीजिए, 4/2 क्या हो जाएगा, 2 आएगा। तो अब तो क्लियर हो गया ना कि ये एक ही नहीं है, क्योंकि एक भी एक से संबंधित, एक का भी इमेज 1 है और 2 का भी इमेज 1 है। इसी तरह 3 का भी इमेज 2 है, 4 का इमेज 2 है, 5 का इमेज 3 आएगा, 6 का भी इमेज 3 आएगा। इस तरह से आगे जितनी भी संख्याएं होंगी डोमेन में, सारी की सारी संख्याएं जो सम और विषम अल्टरनेट होंगी क्रम से, उन सब का जो इमेज आएगा वो बराबर आता चला जाएगा। तो जब यहाँ पे 2 संख्याएं, डोमेन की 2 संख्याएं अगर सेम इमेज प्रदर्शित करने लगे तो वो क्या हो जाएगा, बहु एक हो जाएगा, एक ही नहीं होगा, अर्थात ये फलन जो है एक ही नहीं है, बहु एक है, ठीक। ये तो रहा एक के लिए। अब आच्छादक देखिए, आच्छादक के लिए हम देखते हैं कि जो कोडोमेन है, कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स के लिए डोमेन में कोई ना कोई प्री इमेज जरूर होना चाहिए, अर्थात कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट्स का जो है क्या हो, इमेज हो। देखते हैं। अब आप बताइए, अगर इसी तरह से आगे हम निकालते रहेंगे तो ऐसे जो है 2 करके ऐसे नहीं बनता चला जाएगा। कोडोमेन के ऐसे हर एक, चाहे जितना बड़ा एलिमेंट्स ले लीजिए, सब जो है डोमेन के 2 एलिमेंट्स का इमेज होगा, अर्थात कोडोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा बचेगा ही नहीं कि जो इमेज ना हो, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स इमेज हो जाएंगे। और जब सब एलिमेंट्स इमेज हो जाएगा तो क्या होगा, ये आच्छादक होगा। तो इसी को अब आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, किस तरह से लिखेंगे, ठीक। देखिए एक के लिए, क्योंकि फलन का मान 2 भिन्न भिन्न संख्याओं, फलन का मान 2 अलग अलग संख्याओं, अलग अलग संख्याएं कौन कौन सी होंगी, एक तो 2n होगी। अगर 2n दिया है इसका मतलब क्या है, ये n चाहे जो भी रखिए ये हमेशा 2 से विभाजित होगी, अर्थात ये जो है इवन हो जाएगी, होगी ना, हो जाएगी ना। तो 2n जो है कह रहा है कि 2 अलग अलग संख्याएं जो हैं, जैसे 2n है सम संख्या, और 2n-1 रखिए, 2n-1 रखिए, तो 2n-1 क्या होगा, जब 2n सम हो जाएगी तो सम संख्या में अगर एक घटा दीजिए तो जो है विषम आएगी। जैसे 4 है, 4 में एक घटाइए 3 आ रहा है, वो क्या है, विषम है। 10 है, 10 में एक घटाइए क्या होगा, विषम हो जाएगी।
तो हम कह रहे हैं कि फलन का मान दो भिन्न भिन्न संख्याओं 2n जो कि सम संख्या है और 2n-1 जो विषम संख्या है के लिए एक ही आ रहा है, अर्थात इन दो भिन्न भिन्न संख्याओं का इमेज जो है सेम आ रहा है, एक ही आ रहा है, अर्थात फंक्शन ऑफ 2n इक्वल टू 2n/2 n आ रहा है और फंक्शन में का मान 2n-1 के लिए 2n-1 + 1/2 अर्थात 2n-1 + 1/2 अर्थात 2 कैंसिल 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2n/2 अर्थात 2 ही कैंसिल होगा, बचेगा क्या n। समझ गए? अभी नहीं, हम निकाल दिए कि 2n जो है इसके लिए इमेज आ रहा है n और इस 2n-1 के लिए भी इमेज आ रहा है 1। यहाँ पे ये आ रहा है और ये भी आ रहा है, अर्थात जो है क्या है एक ही है। बस इतना आप लिख दिए, एग्जामिनर समझ जाएगा कि अब बच्चा कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद आच्छादक के लिए आइए इसको आच्छादक सिद्ध करते हैं। आच्छादक के लिए क्या करेंगे कि वही चीज़ हम जो है कोडोमेन में लेकर के चलते हैं। तो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n अर्थात सह प्रांत, n क्या है सह प्रांत में लेकर चलते हैं के लिए, यदि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n के लिए मतलब कोडोमेन के हर एक एलिमेंट्स के लिए क्या होगा, यदि fn इक्वल टू y, fn क्या होगा फंक्शन का मान। देखिएगा यहाँ पे दो केस बनेंगे, चूंकि दो तरह के दिया था ना, एक सम के लिए और विषम के लिए परिभाषित है, क्वेश्चन में ही परिभाषित है दो केस। तो यहाँ से दो केस जनरेट होंगे। पहला कि यदि y बिलोंग्स टू n के लिए यदि ये करते हैं हम, ये इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो केस 1 बनेगा कि केस 1 ये बनेगा कि n + 1/2 इक्वल टू y, n + 1/2 इक्वल टू y किसके लिए था, विषम के लिए पहले ही वाला था, ऊपर क्वेश्चन में दिया गया था। ये यहाँ पे देखिए ना, ये n + 1/2 और एक n/2 ये, और ये दो केस हैं, तो दोनों को केस चेक करना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि फॉर एवरी y बिलोंग टू n मतलब कोडोमेन के सभी y एलिमेंट्स के लिए अगर fn हम निकालते हैं तो केस 1 और केस 2 बनेगा। केस 1 में ये रहेगा कि n + 1/2 इक्वल टू y अर्थात n इक्वल टू, अब यहाँ से n की वैल्यू निकालिए, n इक्वल टू 2y-1, 2 इधर चला जाएगा, 2 से y में गुणा हो जाएगा और इधर प्लस में है 1 उधर माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये n क्या होगा प्रांत होगा, अर्थात केस 1 लेके चलते हैं तो हमें जो है इस y के लिए इमेज y के लिए हमें जो है प्री इमेज जो मिल रहा है ये मिल गया। केस 1 विषम संख्याओं के लिए हमें मिल गया, अर्थात f2, अब इसी पे हम फंक्शन का मान निकालते हैं ना, f2y-1 इक्वल टू 2y पुट करेंगे, यहाँ पे n की जगह पुट करेंगे और उसके बाद वैल्यू निकालेंगे तो y आ जाएगा। केस 2 चेक कीजिए, n/2 इक्वल टू y, n/2 सम संख्याओं के लिए था, n/2 इक्वल टू y अर्थात यहाँ से भी n का मान निकाल लीजिए, n इक्वल टू 2y और 2y ये जो निकल के आएगा दूसरा प्रांत का एलिमेंट निकल के आएगा। प्रांत के दो एलिमेंट्स y से संबंधित होते थे, तो एक तो ऊपर निकल के आ गया 2y-1, दूसरा एलिमेंट्स निकल के आ रहा है केवल 2y, अर्थात अब 2y पे हम जो है फलन का मान निकाल लेंगे, 2y इक्वल टू 2y/2 हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे केस 2 दे रहा है n/2, n की जगह 2y लिख दिए, 2/2 अर्थात आ गया y। ठीक, अब देखिए तो यहाँ पे लिखिए जो हम लिए थे कि एवरी y बिलोंग्स टू y के लिए अगर हम fn की मान निकालते हैं तो केस 1 के लिए हमें जो है ये वैल्यू आ रही है डोमेन में, केस 2 के लिए डोमेन में हमें ये वैल्यू मिल रही है, ठीक, जिसका इमेज जो है y आएगा। तो
कह रहा है कि फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन एन, कोडोमेन के हर एलिमेंट्स के लिए देयर एग्जिस्ट के लिए डोमेन में दो अवयव इस तरह से हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। दो अवयव, एक होगा 2y-1, ये चीज़ 2y-1, ये वाला 2y-1 और ये और 2y अर्थात ये 2y इन डोमेन सच दैट, इस प्रकार कि यह फंक्शन अगर निकालेंगे इसके लिए तो भी y आएगा और इसके लिए फंक्शन का मान निकालेंगे तो भी y आएगा। अर्थात यह क्या है, आच्छादक है। यहाँ पे r है, r नहीं होगा, एंड होगा, क्योंकि दोनों के लिए आ रहा है ना। यहाँ r का मतलब हो जाता अथवा, अर्थात ये एलिमेंट्स बिलोंग करता या ये एलिमेंट्स बिलोंग करता। 2y-1 बिलोंग्स होता या फिर 2y होता, बट ऐसा नहीं है, दोनों ना है, तो 2y-1 भी है एंड 2y भी है, दोनों, ठीक। इसलिए अब क्या है, आच्छादक है। और जब ये 1-1 तो था नहीं, 1-1 नहीं था, बट ऑन-टू है, तो इंजेक्टिव होने बाइजेक्टिव होने के लिए दोनों होना चाहिए था, 1 बार और ऑन-टू भी होना चाहिए था, बट 1-1 नहीं था, ऑन-टू है, तो भी जो है अब क्या है, इज नॉट बाइजेक्टिव, एफ जो है बाइजेक्टिव नहीं होगा। बस यही कहानी थी और क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व हो गया। उसके बाद जो है क्वेश्चन 10 से 11 12 है, सिंपल है, आप लोग उसको सॉल्व कीजिए। अब इसके बाद हम जो है आएंगे अब नेक्स्ट चैप्टर्स, नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे तो बनाएंगे हम जो है इसके आगे प्रश्नावली 1.3 के लिए। पहले हम 1.3 के जो है जो थियरी वाला पार्ट है पोर्शन, उसको हम कवर करेंगे। उसके बाद फिर जो है 1.2 एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। तो इसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो बनाएंगे कि फलनों का कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। हम बनाए थे रिलेशन, कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस बताए थे, सेम उसी तरह से कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी है। तो इसके लिए नेक्स्ट क्लास में